नमस्कार, आपका स्वागत है ट्रांसपोर्ट इमेज में। मैं हूं विदिशा। ये नजर डालते हैं अब तक के अहम खबरों पर। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज अहम दिन। पूजा की मांग को लेकर आएगा कोर्ट का फैसला। देश का पहला निजी रॉकेट कल होगा लॉन्च। श्रद्धा की हत्या, घरेलू खर्च को लेकर भी आफताब और श्रद्धा के बीच उस रात झगड़ा हुआ था। चलते हैं खबरें विस्तार में। शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से। अवैध खनन मामले में ईडी की ओर से जारी समन के आलोक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 17 नवंबर यानी आज पूछताछ के लिए जांच अधिकारी के समक्ष हाजिर होंगे। सुबह 11 बजे सीएम के ईडी कार्यालय पहुंचने की संभावना है। उससे पहले 10 बजे उनके आवास पर उनका कॉन्फ्रेंस महत्वपूर्ण रहा। मुख्यमंत्री को पहली बार 1 नवंबर को समन भेजकर 3 नवंबर को पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय में हाजिर होने का निर्देश दिया गया था। हालांकि उन्होंने हाजिर होने के बदले 3 सप्ताह का समय मांगा। ईडी ने इस पर विचार करने के बाद 2 नवंबर को दूसरी बार समन भेजकर 17 नवंबर को हाजिर होने का निर्देश दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने 16 नवंबर को ही हाजिर होने का अनुरोध किया। हालांकि ईडी ने उनकी मांग को नामंजूर करते हुए उन्हें 17 नवंबर को हाजिर होने का निर्देश दिया। उल्लेखनीय है कि साहिबगंज में हुए अवैध खनन मामले में सीएम के विधायक का प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। ट्रायल कोर्ट में उसकी जमानत याचिका विचाराधीन है। बच्चू यादव, प्रेम प्रकाश को भी जेल भेजा जा चुका है। पंकज मिश्रा पर अवैध खनन व अवैध तरीके से गंगा नदी में स्टीमर चलवाकर नाजायज तरीके से पैसा कमाने और उसे जायज करार देने के लिए लॉन्ड्रिंग करने का आरोप लगाया गया है। किसानों, दलितों और मजदूरों के नेता कहे जाने वाले नेताजी की समाधि मैनपुरी संसदीय सीट के उपचुनाव में चर्चा का केंद्र बन गई है। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार डिंपल यादव नेताजी की पुत्रवधू होने के नाते उनका आशीर्वाद ले रही है। वहीं दूसरे ओर बीजेपी उम्मीदवार रघुराज सिंह साक्य अपने आप को नेताजी का शिष्य बताकर उनका आशीर्वाद लेने में पीछे नहीं रहे। 5 दिसंबर को मैनपुरी संसदीय सीट के चुनाव के बाद 8 दिसंबर को मतगणना में नेताजी का आशीर्वाद किसके खाते में जाएगा वो पता चलेगा। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि नेताजी की समाधि मैनपुरी संसदीय सीट के उपचुनाव को लेकर सियासत की धुरी बनी हुई है। इटावा समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेताजी मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद हो रहे मणिपुर संसदीय सीट का उपचुनाव बड़े ही दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार और उनकी बहू डिंपल यादव ने नामांकन से पहले उनके समाधि स्थल पर पहुंचकर उनको नमन कर उनका आशीर्वाद लिया। डिंपल यादव के साथ समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और परिवार के तमाम सदस्य नेताजी की समाधि पर नामांकन से पहले उनको याद करने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे थे।
वहीं दूसरी ओर बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रघुराज सिंह साक्य भी नेताजी मुलायम सिंह यादव की समाधि पर पहुंचे और पुष्पांजलि अर्पित करके मत्था टेक कर के नामांकन करने गए। दिल्ली के महरौली में श्रद्धा की हत्या कर उसके शव के 35 टुकड़े करने के आरोपी आफ्ताब और इस हत्याकांड को लेकर हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। श्रद्धा हत्याकांड में आखिर मर्डर वाली रात ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी आफ्ताब हैवान बन गया और उसने श्रद्धा को मौत के घाट उतार दिया। इसे लेकर खुद आफ्ताब पूनावाला का कबूलनामा सामने आया है। वैसे तो एक दूसरे को धोखा देने के शक पर रोज झगड़े होते थे, मगर मर्डर वाली रात झगड़े की असली वजह थी आखिर घर का खर्च कौन उठाएगा, मुंबई से सामान यहाँ कैसे शिफ्ट होगा। आफ्ताब ने खुलासा किया है कि मर्डर वाली रात श्रद्धा और उसके बीच घर के खर्च और सामान शिफ्ट करने को लेकर झगड़ा हुआ था। समाचार एजेंसी के मुताबिक आफ्ताब आमीन पूनावाला ने पुलिस को बताया कि हत्या से पहले दोनों पार्टनर के बीच मुंबई से घर का सामान शिफ्ट करने को लेकर झगड़ा हुआ था। इतना ही नहीं, सूत्रों का कहना है कि घरेलू खर्च को लेकर भी आफ्ताब और श्रद्धा के बीच उस रात झगड़ा हुआ था। इससे पहले भी उन दोनों में ज्यादातर एक दूसरे को धोखा देने के शक में उनके बीच लड़ाई होती रहती थी। आफ्ताब आमीन पूनावाला पर आरोप है कि उसने अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा बालकर की गला दबाकर हत्या कर दी और उसके बाद उसके शरीर को 35 टुकड़ों में काटकर दक्षिण दिल्ली के छतरपुर इलाके में फेंक दिया। देश के पहले निजी रॉकेट विक्रम एस की लॉन्चिंग 18 नवंबर को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से की जाएगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन शुक्रवार सुबह 11:30 बजे अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काईरूट या स्पेस की ओर से विकसित रॉकेट को लॉन्च करने के लिए तैयार है। स्काईरूट ने कहा, खराब मौसम के कारण रॉकेट का पहला उपकक्षीय लॉन्च 15 से बदलकर 18 नवंबर पुनर्निर्धारित किया गया था। ग्रेटर नोएडा के तुगलकपुर गांव में भीषण आग लगी, कई दुकानें जलकर राख हुई। तुगलकपुर के फर्नीचर बाजार से रात 9:45 पर आग की सूचना मिली। मौके पर फायर टेंडर की 4 गाड़ियां मौजूद है। 5 से 6 दुकानों में आग लगी थी। आग पर लगभग काबू पा लिया गया है। अभी आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है। गुजरात में 1 और 5 दिसंबर को 2 चरणों में विधानसभा चुनाव 2022 के लिए मतदान होना है। चुनाव में अब बहुत कम समय बचा है। ऐसे में राज्य पुलिस और अधिक मुस्तैदी के साथ सुरक्षा व्यवस्था के काम पर लग गई है। पुलिस ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मतदान से पहले ही अब तक 25,000 से ज्यादा गिरफ्तारियां कर ली हैं। ये गिरफ्तारियां अकेले अहमदाबाद और सूरत से की गई हैं। पुलिस ने अभी तक जितनी भी गिरफ्तारियां की हैं वो सभी आपराधिक एक्ट और असामाजिक गतिविधि अधिनियम के अंतर्गत की गई है। 3 नवंबर को चुनाव शेड्यूल की घोषणा के बाद से ही पुलिस अलर्ट हो गई थी। मतदान में कोई दिक्कत ना हो उसे ध्यान में रखते हुए पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर रही है। सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां सूरत शहर से ही की गई है। पुलिस ने यहां अब तक 12,965 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं अहमदाबाद से 12,315 गिरफ्तारियां हुई है। पुलिस के मुताबिक ज्यादातर आरोपियों के पास से तमंचा और लाठियां बरामद हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 20 नवंबर को पुणे शहर के नरहे
अबेगांव में छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित थीम पार्क शिव सृष्टि के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। इस परियोजना की परिकल्पना पद्म विभूषण से सम्मानित दिवंगत बलवंत मारेश्वर पुरंदर ने की थी, जिन्हें शिव शरीर बाबा साहेब पुरंदर के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए महाराजा छत्रपति शिवाजी प्रतिष्ठान की स्थापना की थी। प्रतिष्ठान के ट्रस्टी जगदीश कदम ने बताया है कि उद्घाटन समारोह में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज्यसभा सदस्य उदयनराजे भोसले, पुणे के संरक्षक मंत्री चंद्रकांत पाटिल और महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा भी मौजूद रहेंगे। उन्होंने बताया कि छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से 1998 से 99 में शिव सृष्टि परियोजना शुरू की गई थी। मुजफ्फरपुर नगर दंगे मामले में दोषी करार दिए गए भाजपा के निवर्तमान विधायक विक्रम सैनी के सजा के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में अब 18 नवंबर को सुनवाई होगी। इस मामले में सुनवाई के दौरान अदालत ने याचिकाकर्ता विक्रम सैनी के सजा के खिलाफ अपील में संशोधन का निर्देश दिया है। जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच में अपील पर बुधवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन ढलने के कारण अब शुक्रवार को मामला बेंच के सामने रखा जाएगा। स्पेशल कोर्ट से मिली 2 साल की सजा के खिलाफ विक्रम सैनी ने हाई कोर्ट में अपील दाखिल की। हाई कोर्ट में याचिका की सुनवाई ढलने से निवर्तमान विधायक विक्रम सैनी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अगर हाई कोर्ट में ये सजा रद्द हो जाती है तो विक्रम सैनी इस सीट पर चुनाव रुकवाने के लिए कानूनी कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अगर सुनवाई और टल जाती है तो उनकी ये मंशा पूरी नहीं होगी। विक्रम सैनी मुजफ्फरपुर नगर जिले के खतौली सीट से भाजपा के टिकट पर विधायक चुने गए थे। मुजफ्फरपुर नगर की स्पेशल कोर्ट ने 11 अक्टूबर को विक्रम सैनी को दोषी करार देते हुए उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी। 2 वर्ष की सजा मिलने के वजह से विक्रम सैनी की विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई है। इस वजह से खतौली के इस सीट पर विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है। आपके जानकारी के लिए बता दें कि 27 अगस्त 2013 को मुजफ्फरपुर नगर के कवाल गांव में दंगा हुआ था। विक्रम सैनी समेत 28 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ था। मुजफ्फरपुर नगर की स्पेशल कोर्ट ने इन 28 में से 12 लोगों को 2-2 साल की सजा सुनाई थी। वहीं 15 लोग सबूतों के अभाव से बरी हो गए थे। एक आरोपी की मृत्यु भी हो गई है। विक्रम सैनी घटना के वक्त ग्राम प्रधान थे। विगत 4 नवंबर को विक्रम सैनी की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। पंजाब के लुधियाना जिले से एक व्यक्ति को 20 किलो हेरोइन, अफीम, विदेशी मुद्रा और कुछ गोलियों के साथ गिरफ्तार किया गया है। समाचार एजेंसी के अनुसार अदालत ने उसे एनसीबी के रिमांड पर भेज दिया है। वाराणसी स्थित ज्ञानबपी और श्रृंगार गोरी मामले में आज 17 नवंबर को फिर से सुनवाई होगी। मामले में आज सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में महेंद्र कुमार पांडे की बेंच सुनवाई करेगी। इससे पहले 14 नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। मामले में आज सर्वे के दौरान परिसर में मिले कथित शिवलिंग की पूजा अर्चना की अनुमति देने और मुसलमानों के प्रवेश पर पाबंदी का आदेश देने का आग्रह करने वाली याचिका की पोषणीयता पर कोर्ट फैसला सुनाएगी। इस संबंध में जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता सुलभ प्रकाश ने बताया कि फर्स्ट ट्रैक कोर्ट में फैसला सुनाने के लिए 17 नवंबर की तारीख तय की गई है। इस मामले में अपनी सुनवाइयों के दौरान सिविल जज ने 2 पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद याचिका की पोषणीयता पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
हिंदू पक्ष की ओर से ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में तथाकथित शिवलिंग पाए जाने का दावा किया था। ऐसे में कोर्ट को आज स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर की प्रार्थना की तत्काल शुरुआत की इजाजत, पूरे ज्ञानवापी परिसर को हिंदुओं को सौंपने और ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग पर फैसला सुनाना है। बारा के किसानगंज ब्लॉक के ग्राम पंचायत बकनपुरा के गांव करुणपुरा बस्ती में 4 नलकूप लगे हुए हैं, जिसमें एक हैंडपंप ही वर्तमान में चल रहा है, जिस पर पूरा निर्भर है। इस गांव के एक ट्यूबवेल वाले नलकूप पर एक ही परिवार ने अपना अधिकार जमा रखा है, बाकी के नलकूप बंद पड़े हैं। इसी कारण से बस्ती के लोग एक ही हैंडपंप के सहारे से अपना काम चला रहे हैं, जिसके कारण दिन भर हैंडपंप पर भीड़ लगी रहती है। जागृत महिला संगठन की महिलाओं का कहना है कि हमारे गांव में पानी की हर साल समस्या आती है, लेकिन समस्या का निवारण कोई नहीं करता। हमारे गांव में 2 पानी की टैंकी है, मैंने तो एक बड़ी और 4 महीने से खराब पड़ी हुई है। टैंकी से भी पानी रिसाव होता है। हमने कई बार पंचायत में अवगत करा दिया, लेकिन टंकी को भी मरम्मत नहीं किया हुआ है। एक हैंडपंप के सहारे बस्ती के लोग अपना काम चला रहे हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ती जा रही है। इधर दिल्ली में लगातार तीसरे दिन वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। झारखंड के तापमान में जहां गिरावट दर्ज की जा रही है, वहीं ठंडक के सीजन में 14 कोल्ड डे व 42 दिन कोहरा पड़ने की आशंका बिहार में है। पहाड़ी राज्यों में हो रही बर्फबारी का असर नजर आने लगा है। उत्तर भारत के कई राज्यों के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे ठंड बढ़ने लगी है। उत्तर प्रदेश और बिहार में भी ठंड का प्रकोप धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।